हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीएमओ कोटा एग्ज़ाम फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड ईयर के लिए। पेपर कोड है HI05, हिस्ट्री है। इस विषय है समकालीन भारत 1947 से 2000 ईस्वी। पेपर कोड है HI05, हिस्ट्री का भाग है समकालीन भारत 1947-2000 ईस्वी। यह वीएमओ कोटा एग्ज़ाम थर्ड ईयर के हैं, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार पहुंचने की पूरी संभावना है। और पहला क्वेश्चन है 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम क्या रहे हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के क्या परिणाम रहे हैं। तो उत्तर है 1962 के भारत और चीन युद्ध परिणाम स्वरूप भारत को भारी नुकसान हुआ है। चीन अक्षय चीन क्षेत्र में 48,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे अविश्वास और शत्रुता की भावना पैदा हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उत्तर है भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारत की मिश्रित अवस्था के चरण में आप क्या समझते हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था बारे में आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद समाजवादी सिद्धांतों को मिश्रण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी रियासतें थी। तो उत्तर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कितनी रियासतें थी। 565। अगला क्वेश्चन है भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया। तो उत्तर है गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के शिखर सम्मेलनों का आयोजन समय समय पर विभिन्न सदस्यों देशों में होता था। 1983 में भारत ने 7वें NAM शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो 7-12 मार्च के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में NAM के संस्थापक सदस्यों और प्रमुख सदस्यों में से एक रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो उत्तर है भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। और यह किसने किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण समिति की अध्यक्षता की। उनके साथ 6 अन्य महान व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के बारे में आप क्या जानते हैं।
भारतीय संसद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा, राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों का सदन से मिलकर बनी है। यह भारत सरकार की विधायी शक्तियाँ रखती है और पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि निजी क्षेत्र के बैंक का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार द्वारा अपने हाथों में लेना। इसका मतलब है सरकार किसी निजी बैंक में बहुमत हिस्सेदारी 50% से अधिक खरीदकर उसे सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई के रूप में बदल देती है। सरकार किसी निजी बैंक में बहुमत हिस्सेदारी 50 से अधिक खरीदकर उसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में बदल देती है। और खंड है बी, अगला क्वेश्चन, भारत में नवीन आर्थिक नीति में वैश्वीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो उत्तर है 1991 की नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण का तात्पर्य है भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इसका मुख्य उद्देश्य आयात और निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। सरकार ने आयात शुल्क अन्य शुल्कों को कम किया जिससे विदेशी व्यापार व निवेश को बढ़ावा मिला। प्रत्येक विदेशी निवेश FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI को आकर्षित करने के लिए नीतियों का उदार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक्सटेंसिव टिप्पणी लिखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM 121 देशों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ उसके विरोध नहीं है। इसकी स्थापना शीत युद्ध के दौरान विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह है। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में यूगोस्लाविया से जोसेफ बोस टिटो की अध्यक्षता में की गई है। इसे शीत युद्ध के दौरान में बनाया गया है जब देशों के एक समूह ने फैसला किया कि वे खुद को अमेरिका USA के साथ ही जोड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र तटस्थ रहना चाहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में कृषि सुधारों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्वतंत्र भारत में कृषि सुधारों का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा निश्चित करना। इन सुधारों में भूमि सुधार, तकनीकी प्रगति, संस्थागत सुधार और मूल्य समर्थन नीतियों का शामिल है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है जिससे किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला है। किसानों को सहकारी समितियों में संगठित किया गया है ताकि वे सामूहिक रूप से खेती कर सके, संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो संविधान का पालन करने, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों पर जोर देते हैं। यह कर्तव्य 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के नागरिक मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। यह कर्तव्य संविधान का पालन करने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान करने के, देश की एकता अखंडता की रक्षा करने, भाईचारा को बढ़ावा देने, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने जैसे हैं। यह सब 11 का मूल नागरिक के मूल कर्तव्य का कार्य हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की कृषि क्षेत्र का विकास करना, विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध और औपनिवेशिक शासन के कारण हुई समस्या का समाधान करना था। इस योजना में बुनियादी ढांचे के विकास, सिंचाई परियोजनाओं को उद्योगों पर ध्यान दिया गया। पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें। कृषि विकास योजना का मुख्य ध्यान कृषि के क्षेत्र पर था, जिसमें सिंचाई परियोजना में जैसे भाखड़ा नागल बांध का निर्माण शामिल था। बुनियादी ढांचा का विकास, रेलवे, सड़कों और संचार प्रणाली जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर ही जोर दिया गया। औद्योगिक विकास, छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया गया। सफलता, योजना सफल रही और इसने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18.4% और प्रति व्यक्ति आय 11.1% की वृद्धि हुई। निष्कर्ष, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसने देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकास के मार्ग पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में यातायात के साधन का विकास की विवेचना कीजिए। स्वतंत्र भारत में यातायात के साधनों का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जिसमें सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन शामिल है। कौन कौन शामिल है? सड़क है, रेल है, जल है, वायु परिवहन शामिल है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई है, जिससे देश के आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला है। पहला है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। राष्ट्रीय मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ा गया है। सड़क परिवहन यात्री और माल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। सड़क सुरक्षा और रखरखाव पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय मार्गों का विकास और रखरखाव भी शामिल है। नेक्स्ट है रेल परिवहन। रेल परिवहन में भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो यात्री और माल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता के बाद रेल लाइनों का विस्तार हुआ है, यात्री सुविधाओं में सुधार किया गया है। माल ढुलाई के लिए रेलवे का उपयोग किया जाता है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों का सामान पहुंचाया जा सकता है। रेलवे के आधुनिक विद्युतीकरण पर ध्यान दिया गया है। अगला है जल परिवहन। भारत में नदियों, नहरों, तटीय क्षेत्रों का उपयोग जल परिवहन के लिए किया गया है। बंदरगाहों का विकास हुआ है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास भी किया गया, जिससे माल ढुलाई पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और नेक्स्ट है वायु परिवहन।
वायु परिवहन, भारत में विमान क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, जिससे हवाई यात्रा को बढ़ावा मिला। भारतीय विमानपत्तन प्रौद्योगिकी एएआई हवाई अड्डों के विकास और प्रबंधन का काम करता है। वायु परिवहन का उपयोग यात्री और माल परिवहन दोनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है अगला, भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों की सूची बनाएं। तो उत्तर है, भारत में बहुदलीय पार्टी की व्यवस्था है, जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल और अधिक प्रबल हैं। राष्ट्रीय पार्टियां वे हैं जो 4 या अधिक राज्यों को मान्यता प्राप्त है। उन्हें यह अधिकार भारत के चुनाव का आयोग द्वारा दिया जाता है, जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है। इस मान्यता की सहायता से राजनीतिक दल कुछ पहचानों की अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट समितियों का दावा कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी चिन्ह जैसे। और अगला क्वेश्चन है, भारत की शरणार्थी नीति की विवेचना कीजिए। भारत की शरणार्थी नीति की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, भारत में राष्ट्रीय शरणार्थी कानून नहीं है, लेकिन इसने 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उपयोग करते हुए पड़ोसी देशों के शरणार्थी को हमेशा स्वीकार किया। शरणार्थी का मानवीय स्वागत किया। शरणार्थी मुद्दा पर द्विपक्षीय मुद्दा है और सामान्य स्थिति लौटाने पर शरणार्थी को अपने वतन लौटा जाना है। भारत में आने वाले शरणार्थियों का एक लंबा इतिहास है, जिसमें मुख्य है भारत का विभाजन के समय शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी, बांग्लादेश से आए शरणार्थी, कश्मीरी आदि। अमेरिका के कानून तहत शरणार्थी वे व्यक्ति हैं जो नस्ल, किसी भी विशेष सामाजिक समूह के सदस्य या राजनीतिक राय, धर्म, राष्ट्रीय मूल के कारण उत्पीड़न के एक सुस्थापित भय के कारण अपने देश के लौटाने में समर्थ या अनिश्चित हैं। अगला है खंड 6। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कॉलेज लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको क्लासों का। कोई डाउट है तो वहाँ पर पूछ लें। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के लिए तय किया गया है, किंतु भोपाल के लोगों को भारत संघ का हिस्सा बनने के बाद में 2 साल और इंतजार करना पड़ा। तब सरदार पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा, भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन रियासतों ने इंग्लैंड यथाशक्ति सहायता दी गई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतों का शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गए। विलियन पत्र पर एक कानूनी दस्तावेज था, जिसमें पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 1947 में इसका प्रयोग ब्रिटिश शासन के अधीन रियासतों के प्रत्येक शासक को ब्रिटिश भारत के विभाजन द्वारा निर्मित नए भारत को पाकिस्तान में किसी एक शामिल होने के लिए सक्षम बनाने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें का विलय किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया, जिससे भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। सरदार पटेल ने इन रियासतों को
भारत में शामिल करने के लिए कूटनीति समझौता और आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल किया। कुछ रियासतें जैसे कि जूनागढ़ या हैदराबाद और कश्मीर को भी शामिल करने में विशेष प्रयास करने पड़े। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलन पर यह निबंध लिखिए। भारत में किसान आंदोलन पर यह निबंध लिखिए। तो उत्तर है किसान आंदोलन में खेती पर देश की आत्मनिर्भरता नष्ट होती गई। भारत में किसान आंदोलन लगभग 200 वर्षों का इतिहास है। 19वीं शताब्दी में बंगाल का संथाल एवं नील विद्रोह तथा मद्रास एवं पंजाब में किसान आंदोलन इसके उदाहरण हैं। भारतीय किसान आंदोलन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीति वैज्ञानिक एंथनी पेरेरा ने किसान आंदोलन को किसानों को छोटे भूस्वामियों या बड़े खेतों पर काम करने वाले खेतीहर मजदूरों से बना एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया गया है। आमतौर पर किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र किसानों की स्थिति में सुधार लाने में लक्ष्य के प्रेरित होता है। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिलों में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। यह आंदोलन मुख्य रूप से लगान वर्दी राजस्व संग्रहों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ था, जिसमें एका आंदोलन के मुख्य बिंदु हैं। इसके कारण क्या था? किसानों का निर्धारित लगान से अधिक क्रय लेने के लिए मजबूर किया गया था और राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा था। इस कारण आंदोलन किया और नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया, जिसमें छोटे काश्तकारों के साथ कुछ जमींदार भी शामिल थे। इसका विस्तार कहाँ तक है? यह आंदोलन लखनऊ में शुरू हुआ और जल्द ही हरदोई, उन्नाव और सीतापुर जिला में भी फैल गया। इस आंदोलन का परिणाम सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया, लेकिन यह आंदोलन किसानों के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। आंदोलन का इतिहास है। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक भारत में किसानों का आंदोलन में एक था। इसने किसानों को संगठित होने और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद के किसान आंदोलन के लिए एक मिसाल कायम थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो तरह प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए थे। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातुकर्म, वास्तुकला और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय विज्ञान और इंजीनियरों के महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रौद्योगिकी को आज अनुप्रयोग विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, लेकिन पारंपरिक मानव के पत्थर कार्य, कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, धातु विज्ञान और कपड़ा निर्माण, मकान निर्माण, लकड़ी, नक्काशी, गाड़ी निर्माण, नौकायान आदि की प्रौद्योगिकी का विकास किया। इसमें पहला है गणित। प्राचीन भारत में गणित का विकास बहुत उन्नत था। शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में भी हुआ। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति, बीजगणित और संख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का अनुमानित मान दिया। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फोट सिद्धांत का नामक पुस्तक लिखी, जिसमें शून्य गणितीय की भूमिका, ऋणात्मक धनात्मक संख्या के साथ काम करने के नियम, वर्गमूल निकालने की विधि जैसे विषयों की चर्चा की। अगला है खगोल विज्ञान। प्रौद्योगिकी में खगोल विज्ञान, जिसमें प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान था। ऋग्वेद में खगोल विज्ञान का उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, पृथ्वी की परिधि की गणना की। उन्होंने ग्रहणों को समझा
अगला है चिकित्सा। चिकित्सा है प्राचीन भारत में आयुर्वेद का विकास हुआ जो समग्र स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित था। चरक सुश्रुत जैसे चिकित्सा का शल्य चिकित्सा पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता। अगला है धातुक्रम। अगला कौन सा है? धातुक्रम। प्राचीन भारत में धातुक्रम का भी अच्छा विकास हुआ था। दिल्ली का लौह स्तंभ और जगरोधी हैं प्राचीन भारतीय धातुक्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत में 500 ईस्वी पूर्व स्तंभ का उत्पादन हुआ था। वज्जुट स्तंभ का एक विशेष प्रकार का स्तंभ है भारत में बनाया गया है। क्या है? धातुक्रम। प्राचीन भारत में धातुक्रम भी अच्छा विकास हुआ है। दिल्ली के लौह स्तंभ को जंगरोधी हैं प्राचीन भारतीय धातुक्रम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत में 500 ईस्वी पूर्व स्तंभ का उत्पादन हुआ था। वज्जुट स्तंभ को एक विशेष प्रकार का स्तंभ है जो भारत ने बनाया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेज बिरई को YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस भी नाम का उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है तुरंत क्लासों का। और नेक्स्ट क्लास के लिए कमेंट ज़रूर करें कौन सी क्लास ली जाए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।